नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन स्वागत तो तभी होगा ना जब आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि हम आ रहे हैं 3 फरवरी को 2025 को आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का बैच लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से विज्ञप्ति तो जारी हो चुकी है, फॉर्म एप्लीकेशन भी लोग भर रहे हैं। ई मित्रों पर जाकर आप भीड़ देख लीजिए। अब जरूरी यह है कि आप उस भीड़ का हिस्सा है, आप उस भीड़ का हिस्सा हैं। देखो, हर दुनिया, हर कोई बच्चा, हर कोई स्टूडेंट अपने संघर्ष में, अपने करियर में किसी ना किसी भीड़ का हिस्सा होता है। लेकिन जरूरी यह है कि उस भीड़ से अलग हटने के लिए आपको तरीके से, मेहनत से, स्ट्रेटेजिक प्लान तरीके से आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तभी तो आप वहां तक उस भीड़ से अलग हो पाएंगे। आज आप इस बात पे संकोच मत करिएगा कि सर भीड़ है, इतनी ज्यादा क्राउड है, सर इतना ज्यादा कंपटीशन है, सर मेरा नंबर तो कहां आएगा। देखो, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी भीड़ का हिस्सा जरूर होता है, लेकिन वो उस भीड़ से हटने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करता है। तो हम चाहते हैं कि हम 3 फरवरी को जो आरआरबी एनटीपीसी का बैच लेकर आ रहे हैं परीक्षा जंक्शन पर, जहां पे सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने धुरंधर के जो सब्जेक्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के जो धुरंधर हैं, स्मार्ट है, वो यहां पर बाकायदा ऑनलाइन आपको एजुकेशन देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं भी खुद शामिल हूं। भाई मैं भी तो शामिल कर लूंगा अपने आप को, तो मैं भी खुद शामिल हूं। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप परीक्षा जंक्शन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उसको फॉलो करेंगे। और सबसे पहले आप डालिएगा, क्या डालिएगा, आपको डालना है परीक्षा जंक्शन। क्या डालना है? परीक्षा जेएन। जैसे ही आप परीक्षा जेएन को डालते हैं, तुरंत आपके पास एक फॉलो आएगा, फॉलो पेज आएगा, आप उसको फॉलो करेंगे ताकि हमसे जुड़ी जितनी भी अपडेट आपके पास पहुंच रही है वो टाइम पर पहुंच सके, कंटेंट के साथ, लेक्चर के साथ और हमारी कम्युनिकेशन के साथ। ओके, बहुत अच्छे। और आपको कोई इंक्वायरी नंबर की बात करनी है तो इंक्वायरी नंबर आपके सामने है 7272824365। ये परीक्षा जंक्शन हमारी संस्था का एक इंक्वायरी नंबर है। आप इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करें और इससे जुड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। समझ गए ना आप? चलिए, या मान लो किसी भी टीचर से आपको पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए। मैं इतना बता देता हूं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं इस संस्था से, कि आपको किसी पर्सनल टीचर से, किसी हमारे मान लो ज्योग्राफी की मैम है, या मान लो हमारे मैथ के सर हैं, या फिर मुझसे भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी सिलेबस को लेके, कंटेंट को लेके, तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हैं ताकि हम परीक्षा जंक्शन से आपकी मदद कर पाए आरआरबी एनटीपीसी को लेके। और हमारे एनटीपीसी का बैच का नाम होगा रेलवे लक्ष्य बैच। क्या होगा? रेलवे लक्ष्य बैच। लक्ष्य अपने आप में एक बहुत अति सुंदर शब्द है, तो इस सुंदर शब्द के साथ हम आपके साथ इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से हमारे लेक्चर को अटेंड करेंगे और अपनी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी को बहुत अच्छे से बेहतर बनाएंगे। चलिए, तो जितनी भी जुड़ी इंफॉर्मेशन है वो परीक्षा जेएन पर आपको आती रहेंगी। 3 फरवरी से हम आ रहे हैं बैच लेकर। चलिए, तो बस इंतजार है तो वो आपका है। अब देखते हैं कि आप हमारा स्वागत कैसे करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। तो आज हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, हम राज्यपाल की भूमिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी में राज्यपाल की भूमिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राज्यपाल की भूमिका एक्चुअली में हमारे भारतीय संविधान की एक उस पद की भूमिका है जो हमको ये बतलाती है कि वह पद की जो गरिमा है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका जो सम्मान है, वो संविधान में कैसे है, क्या उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कैसे काम करता है, कैसे अपनी वर्किंग पावर को दिखाता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले पार्ट में भी आपने पार्ट 1 जो था राज्यपाल की भूमिका के ऊपर, आपने बहुत अच्छे से देखा कि मैंने राज्यपाल की भूमिका को लेकर राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया, पावर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नर के बारे में बताया। तो वहां से आपने जाना कि सर ये डिप्लोमेटिक पावर यूज करता है या फिर एग्जीक्यूटिव पावर यूज करता है। ऐसी ऐसी चीजें आज हम देखने वाले हैं और ये आपके इंडियन पॉलिटी में बहुत ही स्टेट गवर्नमेंट में आने वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी डाल लेते हैं। इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में हमारा चैप्टर का नाम है राज्यपाल की भूमिका पार्ट 2। राज्यपाल की भूमिका पार्ट 2।
यहां पर हैशटैग कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे, हैशटैग पार्ट 2। बहुत बढ़िया। यानी आज हम राज्यपाल की भूमिका को लेके एक ऐसी ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जिसके बारे में हमें शायद कहीं पता हो या कहीं नहीं पता हो, या कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कानों से सुनी तो है सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। सुनी तो है लेकिन समझ में नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, जो राज्यपाल, हम जब इंडियन पॉलिटी में स्टेट गवर्नमेंट को लेके पढ़ाते हैं, जब हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल का, क्योंकि वहां राज्यपाल आता है, फिर चीफ मिनिस्टर आता है, फिर मंत्रिमंडल आता है, फिर लेजिस्लेचर आती है। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट है, समझ गए ना। चलिए, और राज्यपाल का पद, राज्यपाल की गरिमा, राज्यपाल की प्रतिष्ठा उसी के समान है जैसे भारत के राष्ट्रपति की है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की जो गरिमा होती है वो पूरे भारत में होती है, लेकिन राज्यपाल की जो गरिमा और प्रतिष्ठा होती है वो उस राज्य में होती है जहां पर वो उस पद पर विराजमान होता है, उस पद पर बैठा हुआ होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है राज्यपाल। अब बात आती है कि सर आप इसकी पावर की जल्दी से बात करिए, क्योंकि हमें बहुत बेताबी से इस बात का इंतजार है कि राज्यपाल एक सोने की चिड़िया में, जैसे कि मैंने बताया था कि वो सोने का पिंजरा है जिसमें एक चिड़िया बंद है। आपको देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है कि सोने के पिंजरे में, समझ गए ना। यानी राज्यपाल उस राजा के समान है जिसके पीठ पर इतने घाव, इतनी चोट लगे हुए हैं, लेकिन आपको दिखता ही नहीं है। राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति के साथ साथ इतनी सारी शक्तियों का कार्य बोझ है, इतना सारा वर्ग वर्णन है कि यह अच्छे से काम कैसे कर पाता है। ये सारी चीजें हम आज जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। और मैंने कल आपको पार्ट 1 में एग्जीक्यूटिव पावर करा दी थी। तो राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, बहुत बढ़िया। देखो, आरआरबी, एनटीपीसी एक ऐसा त्योहार है हमारे भारत में, ये त्योहार ही है, मैं त्योहार ही कहता हूं इस बात को। ये त्योहार है, जब भी कभी रेलवे की वैकेंसी आती है, या तो हमारे भारत में फौज की भर्ती आती है इतने जोर शोर से, या फिर आती है रेलवे की भर्ती। और रेलवे की भर्ती में ऐसा लगता है जैसे कि कोई भारत का त्योहार हो रहा है। जैसे जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो आपने इतनी बुरी हालत देखी होगी ट्रेनों की, ट्रेन की छतों पर चढ़ चढ़कर एडमिट कार्ड ले लेकर बैठे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं ऊपर की ट्रेन की छतों पर बैठकर। पर मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं कि ट्रेन की छतों पर बैठ के जाइए? अरे भाई, एग्जाम देने जा रहे हो, जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो भाई? ट्रेनों की छतों पर बैठ जाते हैं, बताइए पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी। अरे पनिशमेंट की छोड़िए, सबसे बड़ी एग्जाम से बड़ी होती है आपकी जिंदगी। तो ट्रेनों की छतों पर बैठ के मत जाइए कर। आजकल ये भारत में ये आरआरबी एनटीपीसी को लेके इतना क्राउड होता है कि लोग जहां जगह मिलती है वहीं चले जाते हैं। ट्रेनों की छतों पर कौन बैठता है यार? इतनी बेवकूफाना हरकतें मत किया करो, ठीक है? तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आप तैयारी करने वाले हैं, उस सरकारी पद पर जाने वाले हैं। ये संघर्ष का दौर है, लेकिन संघर्ष ऐसे भी नहीं करना कि पेपर देने ट्रेनों की छतों पर बैठकर जा रहे हैं। इससे आपकी जान भी जा सकती है, आपके माँ बाप निराश हो सकते हैं। आपको पता है माँ बाप की सबसे बड़ी अमानत है आप। एग्जाम तो आते हैं जाते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन इतना भी जोखिम मत उठाइएगा कि ट्रेनों की छतों पर बैठकर जाना पड़े आपको। चलिए, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। तो राज्यपाल के कार्य और शक्तियों में मैंने बात की थी विधायिका की शक्ति। किसकी बात की थी? विधायिका की। तो विधायिका की शक्ति में मैंने आपको एक पावर तो कराई थी, और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैंने विधायिका की शक्ति में एक पावर कराई थी जिसका नाम था, क्या था? वीटो पावर। क्या था? वीटो पावर। और आपको पता है मैंने आर्टिकल 200 के बारे में और 201 के बारे में यह बात बताई थी आपको। आर्टिकल 200 और 201 के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बताया था। इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था और एक्सप्लेन किया था। कहा था कि राज्यपाल की यह पावर है कि वह राज्य विधानमंडल से, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने वाले बिल पर अपनी सहमति देता है या नहीं देता है, या पुनर्विचार करता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है। और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करने पर
वह राष्ट्रपति फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले बिल पर, जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो चुका है, उस पर भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी सस्पेंशन कर सकता है। यह बात मैंने आपको खुलकर बताई थी और आप इस बात से वाकिफ हैं। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमें समय की कीमत को समझना है। चलिए, लेकिन अब आते हैं सर, एक आर्टिकल आता है हमारे पास विधायिका की शक्ति में 174 आर्टिकल। यह आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल, जिसे भारत का राष्ट्रपति संसद के मामले में लोकसभा के पहले अधिवेशन को संबोधित करता है ना, आपको पता है कि हर साल जब हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनावों के बाद भारत का राष्ट्रपति संसद के लोकसभा सदन के पहले अधिवेशन को एड्रेस करता है। जैसे कि मान लो आपकी क्लास चल रही है, मान लो कोई नया बैच आया, जैसे कि मान लो मेरे अपनी बात कर लेता हूं, मेरे इंस्टीट्यूट में मान लो कोई नया बैच आता है, तो नए बैच आने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले बैच को मैं ही लूं और उनको यह बताऊं कि 5 साल में सरकार को क्या करना है। या फिर अपने बैच में मैं बात कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जैसे सबसे पहले बैच में जब मैं जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये इंट्रोडक्शन देता हूं कि हमें इस सिलेबस को कैसे करना है, इस सिलेबस को कैसे खत्म करना है और कैसे इसका रिवीजन कराना है और आपके दिमाग में कैसे फिट करना है। तो ये सारी चीजें बताते हैं हम अपने पहले लेक्चर में, अपने पहले बैच में। पढ़ाते नहीं है, पहले बैच में हम ये बताते हैं कि आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं उस पद की गरिमा क्या है, उस पद की, वो पद आपके लिए क्यों जरूरी है। ये हम ऐसी प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे ही भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में लोकसभा चुनावों के हो जाने के बाद लोकसभा के पहले सेशन में जाकर क्या करता है, लोकसभा को एड्रेस करता है। और लोकसभा में मौजूद होता है प्रधानमंत्री भी, अन्य मंत्री भी होते हैं, पूरी गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन होता है, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उन सभी को एड्रेस करता है और यह बोलता है कि आने वाले 5 सालों में जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे काम करेगी और संविधान का पालन कैसे करेगी। ये सारी बातें भारत का राष्ट्रपति बताता है। ऐसे ही शक्ति भारत राज्य के राज्यपाल को भी होती है कि राज्य का राज्यपाल जो होता है, राज्य का राज्यपाल आप लिख सकते हैं कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा के, किसके, विधानसभा के पहले सत्र को, विधानसभा के पहले सत्र को, और यहां पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव के बाद वह विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है, संबोधित करता है। और आर्टिकल 174 में यह भी कहा गया है बच्चों कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा का भंग भी कर सकता है, विधानसभा को सत्रावासन भी कर सकता है। चलिए, तो इस बात को लिख सकते हैं कि राज्यपाल विधानसभा को किसी भी समय, विधानसभा को नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को किसी भी समय भंग करना, किसी भी समय भंग करना एवं उसका सत्रावासन करना, यह भी काम करता है राज्यपाल। लेकिन आप कहेंगे सर, क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा को भंग कर सकता है क्या? देखो बच्चों, ऐसा होता ना, ऐसा हुआ भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ भी है। आपको पता है कि राज्यपाल आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का जो अपना प्रयोग करता है वह मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। यानी राज्य का मुख्यमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल राज्यपाल को परामर्श देता है। ऐसे ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा को भंग करने के लिए सबसे पहले यह काम जरूरी है कि वह उस राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल को यह सिफारिश करे कि विधानसभा भंग कर दीजिए, विधानसभा भंग कर दीजिए। यानी जब तक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तब तक राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार में, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी,
तो इंदिरा गांधी की सरकार में कई बार ऐसा हो चुका है कि मुख्यमंत्री की बिना सिफारिश पर और केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कई बार विधानसभाओं को भंग किया है, कई बार किया है। आप आंध्र प्रदेश उठा लीजिए, आप केरला उठा लीजिए, आप उड़ीसा उठा लीजिए, यानी आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने 49 बार, कितनी बार, 49 बार राज्यों की विधानसभाओं को मुख्यमंत्री से बिना पूछे भंग करवा दिया। और यह एक्चुअली में संविधान का उल्लंघन होता है, क्योंकि विधानसभा को भंग करवाने का अधिकार केवल और केवल वहां के मुख्यमंत्री का होता है, ना कि प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस शक्ति का प्रयोग किया और असंवैधानिक तरीके से शक्ति का प्रयोग करके 49 बार राज्यों की सरकारों का बहुमत होने के बावजूद भी उन सरकारों को बर्खास्त करवा दिया। तो यह संविधान का उल्लंघन होता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, लेकिन अब आते हैं दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर पर, दूसरी लेजिस्लेटिव पावर पर। एक आर्टिकल काम करता है हमारे पास 123। क्या है? 123 आर्टिकल है, 123 ने 213 आर्टिकल है। ये तो भारत के राष्ट्रपति को लेकर है, तो सभी डालेंगे 213 आर्टिकल। 213 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 213 यह कहता है कि राज्यपाल को यह पावर है कि वह राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द स्टेट गवर्नर, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नर, राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए, तो इस बात को यहां पर कोट करके लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पर है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अच्छा सर, ऐसा तो राष्ट्रपति के पास भी थी। बिल्कुल, ऐसे हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास भी यह पावर थी कि वह भारत के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन सर, क्या यह अध्यादेश राज्यपाल अपनी मर्जी से जारी कर सकता है या फिर कब कर सकता है, यह सवाल उठता है। देखो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे राज्य का राज्यपाल हो, समझे, भारत का राष्ट्रपति भी आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग जब भारत में अध्यादेश जारी करता है, वह अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। अब संसद के सत्र से मतलब क्या है? आप मेरे पार्लियामेंट में चैप्टर में उठा के देखिए, यूट्यूब पर पब्लिश हुआ पड़ा है, परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर मेरे पार्लियामेंट के चैप्टर को देखिए। मैंने वहां पर आपको संसद का सत्र पढ़ाया है। संसद के 3 सत्र होते हैं, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 सत्र होते हैं। एक होता है आपका बजट सेशन, दूसरा होता है आपका मानसून सेशन और तीसरा होता है शीतकालीन विंटर सेशन। तो जब इन तीनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है और संसद वर्किंग आवर्स में नहीं होती है, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के लिए कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा केवल और केवल प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले ट्रिपल तलाक का एक ऑर्डिनेंस जारी किया था ना। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस जब जारी किया था तो उस समय संसद सत्र में नहीं चल रही थी। ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा था कि मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक को खत्म किया नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, और यह नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको सबसे पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू करवाया। और राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करेगा, और राज्यपाल केवल ऐसा तभी करेगा जब राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर सत्र में नहीं चल रही हो। समझ गए? ऐसा ही भारत का राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले किसी भी कानून के समान होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भारत के राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो इतनी कमजोर है। कमजोर नहीं है, या कोई भी व्यक्ति यह अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति से नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मान सकते। राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर किसी भी विधानमंडल से, चाहे वो संसद हो और चाहे वो आपके स्टेट का लेजिस्लेचर हो, किसी भी विधानमंडल से पारित होने वाले कानून के समान होती है ऑर्डिनेंस पावर। तो इसको हल्के में मत लेना। यदि राष्ट्रपति ने आज राज्यपाल ने कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया
तो उसकी पावर उतनी है जितनी कि मुख्यमंत्री जब कोई आपके लिए कानून बनाता है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि जब राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, जब राज्य विधानमंडल सत्र में मौजूद ना हो, सत्र में मौजूद ना हो, मौजूद ना हो, तो सत्र में मौजूद नहीं हो तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, तो मुख्यमंत्री बा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, बा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल राज्य के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। राज्यपाल राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। बात खत्म। और अध्यादेश की जो शक्ति होती है जो राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है, वह अध्यादेश इतना पावरफुल होता है जैसे कि मान लो किसी विधानमंडल से कोई कानून बनकर आया हो, उसी के समान। बस अध्यादेश में और संसद के या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून में इतना फर्क है कि अध्यादेश संसद से बाद में पारित होता है और संसद द्वारा पारित किया गया कानून सबसे पहले पारित होता है। तो अध्यादेश को भी आपको पता है ये क्विक रिएक्शन है। क्या है? क्विक रिएक्शन। जैसे मान लो कि सरकार को ये लगता है कि यार संसद सत्र में नहीं चल रही है, या राज्य की सरकार को लगता है कि भाई हमारा जो विधानमंडल है, हमारी विधानसभा है, वो सत्र में मौजूद नहीं है। अब सत्र में मौजूद नहीं है तो कानून कैसे बनेगा? तो कानून नहीं बनेगा तो भैया राज्य में तो अफरा तफरी हो जाएगी और इस विषय पर कानून बनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री को रियलाइज हो चुका है। मुख्यमंत्री तुरंत राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल को पूरी कॉपी देते हैं, समझाते हैं कि मिलॉर्ड सर हम ये करना चाहते हैं, आप इस पर एक ऑर्डिनेंस जारी कीजिए क्योंकि ये हमारे राज्य में लागू होना जरूरी है। यदि इसे लागू नहीं किया गया तो तब तक बहुत आफत आ जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, जब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है तो उसके 1 महीने के भीतर, उसके 1 या 2 महीने के भीतर उसे उस विधानमंडल से पारित होना अनिवार्य है। यदि वो पारित नहीं हो पाया तो समझ जाना कि वह ऑर्डिनेंस पावर जो है या ऑर्डिनेंस जो है वो निरस्त माना जाएगा। 1 महीने के भीतर इसको संसद से या राज्य विधानमंडल से पारित करवाना पड़ता है। चलिए, तो ये थी अध्यादेश की शक्ति। अब आते हैं नेक्स्ट, एक आती है जुडिशरी पावर। क्या आती है? जुडिशरी पावर राज्यपाल की, आर्टिकल 161 में। चलिए, तो सभी डालेंगे कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या कहती है? इसे कहते हैं जुडिशरी पावर ऑफ द गवर्नर। जुडिशरी पावर ऑफ द गवर्नर। ओके, चलिए, तो न्यायिक शक्ति का मतलब होता है कि न्याय प्रशासन से जुड़ी जितनी भी राज्यपाल की शक्तियां हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो डालेंगे आर्टिकल 161। यहां पर आएगा आपका आर्टिकल 161। देखिए कैसे। आर्टिकल 161 ये कहता है कि इसमें राज्यपाल की कई सारी न्यायिक शक्ति है। तो राज्यपाल, आपको पता है कि, चलिए आर्टिकल भी हटा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो इस आर्टिकल को एक बार के लिए हटा दीजिए, 1 मिनट, इस आर्टिकल को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गौर से, कान खोलकर, आंखें खोलकर, ठीक है? एक कान से सुनकर एक कान से निकालनी नहीं है, यह शर्त है। तो अब सुनिए, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करूं तो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भाई हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट का मतलब है, मैंने पढ़ाया भी है, हाई कोर्ट का मतलब है कि राज्य की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था,
सबसे बड़ी जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को, राज्य की सबसे बड़ी जुडिशरी इंस्टीट्यूशन को हाईकोर्ट कहते हैं। और हाईकोर्ट उस राज्य के न्यायिक प्रशासन में सबसे बड़ी संस्था होती है, हाईकोर्ट, जिसे हाईकोर्ट ऑफ द स्टेट बोलते हैं। आज हमारे भारत में 25 हाईकोर्ट काम कर रहे हैं। कुछ जॉइंट हाईकोर्ट भी हैं, कुछ सिंगल हाईकोर्ट भी हैं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सिफारिश देने का काम भी राज्य का राज्यपाल करता है। मैंने आपको बताया था, जब किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है कॉलेजियम प्रोसेस से, तो उसमें राज्य के राज्यपाल से सिफारिश मांगी जाती है, उसकी सहमति मांगी जाती है। आप बोलेंगे क्या सर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की जब बात आती है तो क्या राज्य का राज्यपाल करता है? नहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। केवल और केवल नियुक्ति के मामले में सिफारिश की जाती है कि क्या इसको मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। बस इतनी सी सिफारिश मांगी जाती है राज्य के राज्यपाल से। तो सबसे बड़ी बात, इसका पहला कार्य यह है जुडिशरी में कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श और सहमति मांगी जाती है। परामर्श एवं सहमति मांगी जाती है। सहमति मांगी जाती है। यह पहला स्टेटमेंट है जुडिशरी के मामले में। अब एक बार एसएससी में या एक बार रेलवे की एग्जाम में ऐसा मत सोचिए कि सर मैं एसएससी की बात कर रहा हूं तो यह क्वेश्चन रेलवे में नहीं आएगा। यह बच्चों का सबसे बड़ा भ्रम है कि जब किसी टीचर ने पढ़ाते हुए किसी एग्जाम का नाम ले लिया, पर्टिकुलर एग्जाम का नाम ले लिया, तो वह तो बस उस पर्टिकुलर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, वो किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ सकता। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब मैं आपसे यह कहता हूं कि एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि और किसी एग्जाम में नहीं आ सकता। पॉलिटी सब जगह सेम होती है। ऐसा नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में हाई कोर्ट नहीं आएगा और एसएससी में हाई कोर्ट आता है, कि एसएससी को हाई कोर्ट ज्यादा पसंद है और रेलवे एनटीपीसी को हाई कोर्ट ज्यादा पसंद नहीं है। बेटा पॉलिटी रहती है, और पॉलिटी में आए हुए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हां, यदि किसी कमीशन ने क्वेश्चन दिया है तो वो आने वाले दूसरे कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वह क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ऐसा कई बार हो भी चुका है कि कई बार यूपीएससी जो प्री एग्जाम होता है, यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन पेपर में आए हुए कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी बच्चा स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है वो यूपीएससी के प्री को जरूर देता है, और यूपीएससी का प्री नहीं देता तो उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग का पेपर और राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर से कनेक्ट होता है। तो ऐसे ही मैं एसएससी एग्जाम की बात करूं, अब एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, ऐसे ही रेलवे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो एसएससी में ये क्वेश्चन आ गया तो एसएससी में आना, आरआरबी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, आप मान लो सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप मान लीजिए एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, लाइक दैट ऑल एग्जाम, पॉलिटी सभी जगह सेम रहती है। एक बार एसएससी के 2021 में एक क्वेश्चन आया था, एसएससी सीजीएल 2021 में एक क्वेश्चन आया था, मुझे शिफ्ट तो नहीं पता, शिफ्ट मैं भूल गया हूं। एसएससी सीजीएल 2021 में एक क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश,
ऑप्शन डी राज्यपाल। अब कुछ बच्चे, मैंने एक बार अपने लेक्चर में पढ़ा रहा था कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बच्चों ने ये बात पकड़ ली, अच्छी बात है, कैप्चर कर ली। बच्चे कहां सुनते हैं, ऑफलाइन बैच में कहां सुनते हैं एक बार की कही हुई बात को। और कुछ तो ऐसे ढपोसले होते हैं कि वो उन्हें तो मतलब ही नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ कई सारे बच्चों ने बात कैप्चर कर ली। अब क्वेश्चन आया था सीजीएल में कि शपथ को लेकर कि भाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। वो इतने बेवकूफ निकले, उन्होंने इतना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि मैंने पढ़ाया था कि भाई नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लेकिन जो शपथ दिलाने की बात आती है, शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यह बात उन्होंने गौर नहीं की, जबकि एसएससी ने क्वेश्चन दिया था शपथ वाला, ना कि नियुक्ति वाला। जब नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति याद रखना, और जब शपथ दिलाई जाती है तो राज्यपाल याद रखना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपने एग्जाम हॉल में मत करना। समझ गए ना? जिनको कोई मतलब नहीं है इस कंपटीशन से तो बात अलग है कि सर हमें मतलब ही नहीं है, फेल होना है या पास होना है, हमें तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है, बस इतना सा हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को मैं आपके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। जो ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास लगता है कि सर पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, माँ बाप खूब पैसा भेजते हैं हमारे लिए, बस हमें उस पैसे को ठिकाने पे लगाना है, तो चलिए उनकी इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जो बच्चे ये चाहते हैं कि माँ बाप का जो पैसा लग रहा है शहरों में रहने पर, हमारे शहरों में रहने पर जो माँ बाप का पैसा लग रहा है, रेंट भी जाता है, खाने का भी जाता है, किताब कॉफियों का जाता है, सबका जाता है यार, सबका खर्चा जाता है। एक मतलब आप 1 रुपए की चीज भी खरीद रहे हैं तो वो माँ बाप के पैसों से खरीदी जा रही है। इस बात को याद में रखते हुए प्लीज सिंसियर हो जाना सभी। छोटी गलती आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। लेकिन कई सारे बच्चों ने शपथ को भी राष्ट्रपति से कनेक्ट कर दिया और आंसर पर क्लिक करके आ गए भारत का राष्ट्रपति। बताइए, कई सारे बच्चे इतने धुरंधर थे कि वो उससे पूछा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, उसने भारत का मुख्य न्यायाधीश कर दिया। बताइए, अब मैं इनसे क्या बात करूं, जो बच्चे ये करके आए मैं इनसे क्या बात करूं। मेरे शब्दों पर कभी कभी गौर नहीं जाता, इसलिए बच्चे मात खा जाते हैं। चलिए खैर, अब इसको हटाई देते हैं एक बार और अब लिखते हैं शपथ के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है। ये ओथ है बच्चों, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, शपथ दिलवाता है। ओके, तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट से यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है तो उसकी सजा में कमी और बढ़ोतरी भी कर सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, सजा की प्रकृति को भी बदल सकता है और उस सजा को माफ भी करवा सकता है। लेकिन मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, बस इतना से याद रखना। लेकिन मृत्युदंड को माफ करने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी न्यायालय से, वो राज्य की न्यायालय होनी चाहिए, किसी न्यायालय से
प्राप्त अपराधी की सजा को, किसी न्यायालय से प्राप्त अपराधी की सजा को, अपराधी की सजा यानी पनिशमेंट को, सजा को कम या बढ़ा सकता है, या क्षमा कर सकता है, या उसकी प्रकृति बदल सकता है, या उसकी प्रकृति बदल सकता है। चलिए, यह आर्टिकल आता है 161 में, आर्टिकल 161 में आता है। अब आते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। सभी डालेंगे कि राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां, राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। देखिए, राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों में दो बात करते हैं। भाई, राज्यपाल है राज्य का, अब इसका यदि बात करते हैं तो आपातकालीन शक्तियां, हमारे भारत के संविधान की बात करें केवल आपातकालीन शक्तियों की, तो आपातकालीन शक्तियां भारत में 3 प्रकार की होती हैं। एक है आपका आर्टिकल 352, 352, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। एक आता है आपका आर्टिकल 356, ओके, या 365। ये जो है, ये आता है राष्ट्रपति शासन, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और एक आपका आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। क्या आता है? यह आपका आता है आर्टिकल 360 में, यह भारत के संविधान में, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको पता है बच्चों कि नेशनल इमरजेंसी से राज्यपाल का कोई मतलब नहीं होता। मतलब तो होता है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता इससे। चलिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। लेकिन आता है ये वाला राष्ट्रपति शासन। आप सभी ने सुना होगा राष्ट्रपति शासन के बारे में। जब राज्य की संवैधानिक स्थिति बिगड़ जाती है, या राज्य की सरकार केंद्र के नियमों को बार बार मानने से इंकार कर देती है, तब राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार से सिफारिश करके राज्य सरकार को बर्खास्त करवाकर और उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। और इनकी जब राज्यपाल केंद्र सरकार से सिफारिश करता है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री से बात करता है, समझे ना। लेकिन राज्यपाल केवल ऐसा तभी करेगा जब इन दोनों नियमों, दोनों आर्टिकल का पालन नहीं हो रहा है। या तो मान लो 356 आर्टिकल यह कहता है, एक है आपका आर्टिकल 356 आर्टिकल में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार राज्य का संवैधानिक तंत्र को संभालने में, उसे हैंडल करने में विफल रह गई है, यदि राज्य सरकार राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक तंत्र को नियंत्रित कर पाने में असफल है, असफल है, तो राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार से सिफारिश कर, भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। और एक आता है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 भी प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, लेकिन यह कहता है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों की बार बार अवहेलना करती है, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों की बार बार अवहेलना का मतलब होता है
अवहेलना का मतलब होता है वॉल्यूशन करना। क्या करना? वॉल्यूशन करना। वॉल्यूशन करती है तब भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा देता है, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर राज्यपाल का शासन काम करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। यानी फिर केंद्र सरकार उस राज्य के लिए जो कानून बनाती है वो उस राज्य पर लागू होते हैं, और उस राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लग गया है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस राज्य के लिए सारे कानूनों का निर्धारण केवल और केवल भारत की संसद करती है, और जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा जिस राज्य में, वहां के लिए सभी कानून, वहां के लिए सभी विभाग के लिए जो भी कानून होते हैं वो केवल और केवल भारत की संसद बनाती है। और भारत की संसद की बात करें तो भारत की संसद का वास्तविक मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है, समझे ना। और राष्ट्रपति केवल उन्हें लागू करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश पर उन्हें राज्य में लागू करता है। चलिए, उस समय जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाता है तो वहां पर राज्य सरकार पूरी तरह बर्खास्त हो जाती है, वहां पर मुख्यमंत्री और ना ही मंत्रिमंडल काम करता है। चलिए, तो ये थी इमरजेंसी पावर जो कि मैंने आपको सब तरीके से बताई। ओके, और ये मैं करा भी चुका हूं, एक इमरजेंसी नाम का चैप्टर है, मैंने कराया भी था। इमरजेंसी नाम से अलग से चैप्टर कराया है मैंने परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर वहां इमरजेंसी चैप्टर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। एक पावर आती है इनकी फाइनेंशियल पावर। क्या आती है? फाइनेंशियल पावर। तो सभी डालेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। देखिए, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की बात करें तो ये आर्टिकल 202 भी है और 207 भी है, दो आर्टिकल इसमें आते हैं। तो आर्टिकल 202 इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और एक आर्टिकल और भी आता है इसमें फाइनेंस कमीशन को लेकर। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में आर्टिकल 202 ये कहता है, आपको पता है कि जो भारत का बजट होता है, यानी भारत का एनुअली फाइनेंशियली जो डॉक्यूमेंट होता है, उसका जो भी रिपोर्ट होती है वो भारत का राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है, संसद के सामने रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि भारत का बजट को, यानी भारत सरकार के बजट को वह कहां रखे? वह संसद के सामने रखे। और संसद में होते हैं दो सदन, एक तो क्या होता है? एक होता है आपका लोकसभा और एक है राज्यसभा। दोनों के सामने पेश करता है, यह भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। आप सभी को पता है कि जब भारत सरकार बजट पेश करती है तो बजट पेश करने से पहले आपने कई बार निर्मला सीतारमण और ऐसे कई पूर्व वित्त मंत्रियों की इमेज देखी होगी, जब वो बजट पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति के पास जाकर एक फोटो क्लिक करवाते हैं जिसमें बजट होता है राष्ट्रपति के हाथ में, और सारा यहां पर मंत्रिमंडल खड़ा होता है, जिसमें वित्त मंत्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही भारत का बजट पेश करती है और वही इसको जारी करती है। लेकिन अब आते हैं राज्य के मामले में। जब राज्य का बजट पेश होता है तो राज्य के बजट को पेश करते वक्त राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह इसे राज्य विधानमंडल में पेश करवाए। तो आप लिख सकते हैं कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट या बजट ऑफ द स्टेट। तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण की रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष पेश करता है, के समक्ष पेश करता है। तो यह है राज्यपाल की फाइनेंशियल पावर, एक एनुअली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को लेकर। एक आती है राज्यपाल की वित्तीय आयोग को लेकर। आपको पता है कि राज्यपाल पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के वित्तीय विवरण के लिए, वित्तीय विवरण का मतलब होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कि वित्तीय समीक्षा के लिए, ऐसे करते हैं फाइनेंशियल रिव्यू, वित्तीय समीक्षा के लिए
वित्तीय समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन करता है, एक फाइनेंस कमीशन का, वित्तीय आयोग का गठन करता है। आप पूछेंगे सर ये क्या काम करता है? फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी चाहे वो भारत का हो और चाहे वो राज्य का हो, भारत का होगा तो भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को देखेगा, उसको ऑपरेट करेगा। लेकिन एक होता है राज्य का, तो राज्य का वित्तीय आयोग का जो गठन करता है वो केवल और केवल राज्य का राज्यपाल करता है। वित्तीय आयोग का काम केवल इतना होता है कि यह वित्तीय समीक्षा करता है। क्या करता है? वित्तीय समीक्षा। वित्तीय समीक्षा का मतलब होता है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के और जिलों के लिए कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा खर्च किया गया और कितना पैसा बचा है। भाई जब पंचायतों में, आप किसी गांव से हैं, आपके यहाँ पे पंचायत है, आपको लगता है कि मेरे पंचायती में एक कुएं की जरूरत है, मेरे गांव में कुएं की जरूरत है। अब उस कुएं को बनाने में जो पैसा लगता है वो कहां से आएगा? सरपंच अपनी जेब से तो देगा नहीं। जब सरपंच अपनी जेब से नहीं देगा तो वो पैसा आता है हर साल सरकार की तरफ से। राज्य सरकार उसको पैसा उपलब्ध कराती है पंचायतों को। अब हर पंचायत को कराती है। हर पंचायत में बैठा हुआ मुखिया, सरपंच, उस पैसे से आपके लिए सुविधाएं मुहैया कराता है। तो बात यह है कि सरपंच के पास राज्य सरकार से कितना पैसा आया और उस सरपंच ने उसमें कितना पैसा लगाया, चाहे मान लो बिजली को लेकर आया हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज को लेकर आया हो, चाहे फिर किसी अन्य रिसोर्सेज को लेकर आया हो, चाहे सड़क सुविधा के लिए लेकर आया हो, रोड फैसिलिटी के लिए, किसी के लिए हो सकता है, चाहे फार्मर के लिए आया हो, चाहे किसी प्लान के तहत आया हो। तो याद रखें कि फाइनेंस कमीशन हर राज्य की फाइनेंस कमीशन जो होता है वो उस राज्य की हर पंचायत और नगर पालिका के लिए सरकार की तरफ से आने वाला पैसा और उस पैसे में होने वाला खर्चा और खर्चा होने के बाद जो बचने वाला पैसा है वो कितना बचा है, इसकी सारी रिपोर्ट फाइनेंशियल रिव्यू कहलाती है, जो राज्य में की जाती है। और इसलिए फाइनेंशियल रिव्यू करने के लिए राज्यपाल उस राज्य के लिए हर 5 वर्ष में फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। समझे ना आप? बहुत अच्छे। तो ये थी राज्यपाल की फाइनेंशियल पावर। अब एक पावर और है जो एग्जीक्यूटिव पावर में रह गई थी, मैं आपको बता दूं। वो एक्चुअली मैंने इसे बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार बच्चे ने पूछा कि सर उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और ऐसे ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल्स रीजन्स आते हैं, तो ट्राइबल्स रीजन्स में राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा पावर और होती है। मान लो वो राज्य जहां पर ट्राइबल्स रीजन ज्यादा हैं, जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ज्यादा रहती हैं, उन राज्यों के राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा पावर और होती है। वो एक्स्ट्रा पावर क्या होती है? वो एक्स्ट्रा पावर ये होती है कंपैरेटिवली अदर स्टेट ऑफ द गवर्नर। ओके, कंपैरेटिवली अदर स्टेट ऑफ द गवर्नर। तो उड़ीसा का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, इन राज्यों, छत्तीसगढ़ का है, इन राज्यों के राज्यपाल के पास अदर राज्यों के राज्यपाल से संबंधित एक पावर एक्स्ट्रा होती है। वो पावर ये होती है कि जो जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, जहां पर जनजातीय आबादी ज्यादा रहती है, वहां पर उस राज्य का राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति के साथ अलग से एक अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करता है। उस मंत्री का नाम होता है जनजातीय मंत्री। और जनजातीय मंत्री जो होता है वो उस राज्य में रहने वाली जनजाति के अधिकारों, उनके संरक्षण, उनकी रीति रिवाजों और उनके हितों की बात करता है। तो आप ये लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं भली, ये एग्जीक्यूटिव पावर में आती है कि जनजातीय जनजातीय क्षेत्र वाले राज्यों में, जनजातीय आबादी वाले, ऐसे कर दें, जनजातीय आबादी वाले राज्यों में, राज्य का राज्यपाल
राज्यपाल मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिमंडल की नियुक्ति के साथ एक अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, एक अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करता है जो कि मंत्रिमंडल का ही हिस्सा है। नियुक्ति करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है जनजातीय मंत्री। जनजातीय, इसे कहते हैं ट्राइबल मिनिस्टर्स या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जनजातीय मंत्री। और इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। यह जनजातीय के मामलों को देखता है, अफेयर मिनिस्टर। ओके। और जो कि आपको पता है, जो मंत्रिमंडल का ही हिस्सा है, इसको अलग से मत मानिएगा, जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा है। जो कि मंत्रिमंडल का ही हिस्सा है। बहुत अच्छे। यानी ये मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का ही हिस्सा होता है, अलग से मत मानिएगा इसको। लेकिन सर जनजातीय आबादी वाले कुछ राज्यों के नाम बता दीजिए। चलिए तो वो लिख लीजिए। जैसे होता है, एक है मध्य प्रदेश, एक है आपका मध्य प्रदेश, जिसे आप एमपी कह सकते हैं, और एक है आपका उड़ीसा। क्या है? ओडिशा। एक है आपका उड़ीसा, जिसको आप ओडी बोल सकते हैं। और एक हो सकता है आपका, क्या है? एक हो सकता है छत्तीसगढ़। पता है ना, सबसे ज्यादा नक्सली इलाके वही हैं, छत्तीसगढ़ में। तो जो नक्सली हैं वो नक्सली नहीं है, एक्चुअली में वो जनजाति हैं पहले, और फिर उन्होंने अपनी मांग पूरी ना होने की शर्त पर उन्होंने नक्सली जैसे एक्टिविटी में, गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। तो फिर आते हैं आपके छत्तीसगढ़। ओके, जिसको हम CH बोल सकते हैं। और कोई है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। एक है झारखंड, जिसको हम JH बोल सकते हैं। ये मुख्य रूप से भारत के, देखो होने को तो राजस्थान में भी जनजाति रहती है, ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में भी जनजाति रहती है, लेकिन कहां पर ज्यादा रहती है, बात यह है। तो मैंने मुख्य राज्यों के नाम बता दिए जहां पर जनजातीय या ट्राइबल्स लोग या ट्राइबल्स पीपल या ट्राइबल्स रीजन ज्यादा है। इसलिए चाहे वो गांव में हो, चाहे वो किसी पंचायत में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में ही क्यों ना बसे हो। तो जनजातीय मंत्री क्या काम करता है? इन राज्यों में रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं उनके अधिकारों को, उनके रीति रिवाजों को और उनकी परंपराओं को और उनके हितों की सुरक्षा करता है। समझे, कि कोई उनका शोषण नहीं कर पाए, कोई उनके अधिकारों को ना छीन पाए, कोई उनके साथ मतलब मिसबिहेव ना करे, कोई उनके रीति रिवाजों, उनके परंपराओं पर, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर पर, उनकी संस्कृति पर कोई हमला ना करे। ये सारे काम जनजातीय मंत्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर देखता है। समझे ना? ये राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा पावर और होती है कंपैरेटिवली अदर स्टेट ऑफ द गवर्नर। बहुत अच्छे। तो आपको मेरी बात यहां तक कैसा लगा ये लेक्चर? यानी यहां तक हमने राज्यपाल की वर्किंग पावर्स को देखा था कि राज्यपाल चाहे फाइनेंशियल पावर हो, चाहे जुडिशरी पावर हो, और चाहे आपकी एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे आपका पार्डन, पार्डन पावर मैंने पढ़ाई आपको, क्षमा किसी भी सजा को माफ कर सकता है, पार्डन पावर पढ़ाई। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी, इमरजेंसी पावर पढ़ी। ये सारी पावर पढ़ने के बाद अब आप क्या तय करना चाहते हो कि राज्यपाल क्या अभी भी सोने के पिंजरे में एक बंद चिड़िया के समान है? क्या वो उड़ भी सकता है? उड़ भी सकता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप उसे सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान ही मान लें। मैं मानता हूं कि यह कहावत राज्यपाल पर बिल्कुल फिट होती है, लेकिन हमेशा रूप से फिट होगी तो यह गलत है।
ये हमेशा रूप से फिट नहीं हो सकती। कभी कभी किसी भी राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा और गरिमा और सम्मान तो बराबर ही है, कभी कभी ये बावले भी हो जाते हैं। देखो बेटा, नशा, सत्ता का नशा व्यक्ति में नहीं होता, सत्ता का नशा उस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति में होता है, समझे ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो पहले बहुत हम्बल और पोलाइट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वह उस कुर्सी पर बैठा तो जो सत्ते का नशा होता है ना, वो कुर्सी में होता है, व्यक्ति में नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति उस सत्ता पर, उस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति में नशा आ जाए तो नशा उसका नहीं है, घमंड उसका नहीं है, उस गद्दी का घमंड है। क्योंकि उस पद में और उस गद्दी में बहुत ताकत है जो हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसे चूर कर देती है। लेकिन आपको बता दूं कि चाहे पॉलिटिशियन हो और चाहे आपकी एक ब्यूरोक्रेसी हो, यदि जब कोई अपने पद पर बैठती है तो घमंड में और अभिमान में वही लोग आते हैं जिनको लगता है कि हमारी एजुकेशन की जो परवरिश है वो अच्छी नहीं हुई है। और घमंड वही व्यक्ति करेगा जो थोड़ा कम ज्ञानी होगा। घमंड वो व्यक्ति नहीं करेगा। अब कहोगे सर रावण तो बहुत ज्ञानी था, रावण तो बहुत ज्ञानी था लेकिन घमंड भी किया। देखो, अति हर चीज की बुरी होती है। चाणक्य कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे किसी स्त्री का सुंदर होना हो, और चाहे किसी व्यक्ति में ज्ञान की वजह से आया हुआ अहंकार हो, और चाहे अच्छाई हो और चाहे बुराई हो। यदि आप में ज्यादा बुराई है तब भी आपके लिए नुकसानदायक है, आप में ज्यादा अच्छाई है तब भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे हैं ना, पर लोग तो इतना अच्छे नहीं है। तो जब आप ज्यादा अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का, ज्यादा की अच्छाई का आपको बुरा नतीजा मिल सकता है। तो इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अति तो किसी भी चीज की बुरी है। सीता माता कितनी सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हुआ। रावण कितना ज्ञानी होने के बावजूद भी अहंकार था इसलिए मारा गया। राजा बलि कितने ज्यादा दानवीर थे, और ज्यादा दान देना भी अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, क्योंकि राजा बलि तो दानवीर थे, राजा बलि तो ऐसे दानवीर थे कि कोई भी उनसे मांगने आता था तो वो तुरंत दे दिया करते थे। और ज्यादा दान देना भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि खुद भिखारी बन जाओगे तुम फिर। तो राजा बलि की प्रवृत्ति थी दान देने की। भगवान विष्णु ने बामन का अवतार लिया और बामन का अवतार लेके राजा बलि के पास गए। राजा बलि से बोला कि राजा बलि, तुम तो बहुत दानवीर हो, सुना है मैंने कि जो भी कोई तुमसे मांगे तुम उसे दे देते हो, तो क्या मुझे भी 3 पग जमीन दे पाओगे? तो राजा बलि, भगवान विष्णु जो बामन के अवतार में आए थे, वो ये नहीं समझ पाए कि 3 पग जमीन का मतलब होता है 1, 2 और 3, इतना मांगेगा, क्योंकि साधारण ब्राह्मणी तो है। लेकिन राजा बलि समझ नहीं पाए कि जो बामन का अवतार लेकर आए हैं वो भगवान साक्षात विष्णु जी हैं। और भगवान विष्णु जी ने तुरंत क्या कहा कि मुझे 3 पग जमीन का मतलब है कि मेरे लिए 3 पग जमीन है पाताल, एक तो पाताल लोक है, एक धरती लोक है और एक स्वर्ग लोक है, क्या दे पाओगे? और राजा बलि ने बिना सोचे समझे तुरंत भगवान विष्णु को तीनों लोक प्रदान कर दिए और कहा कि आप ही को नौचावर हो। उस समय राजा बलि भिखारी बन गया। तो चाणक्य कहते हैं कि अति तो किसी भी चीज की बुरी होती है। आप किसी बुरे इंसान के सामने इतना भी अच्छा मत बन जाइएगा कि वो आपका ही शोषण करे। चाणक्य की बात सही है। इसलिए क्या कहावत है कि अच्छाई हो या बुराई हो, अति तो हर चीज की बुरी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मीठा ज्यादा खाना भी नुकसानदायक है, लेकिन मीठा ना खाएं तब भी नुकसानदायक है। तो कुछ ऐसी बात है। तो आपका जो ये गवर्नर वाला चैप्टर था ये हमने कंप्लीट कराया, और राज्यपाल की शक्ति और उसकी भूमिका हमारे भारत के संविधान में जिस प्रकार से दे रखी है वो बड़ी ही शोभनीय और बड़ी ही शानदार है। लेकिन राज्यपाल को अंत में यही कहूंगा कि राज्यपाल को कभी भी सोने के पिंजरे में बंद उस चिड़िया के समान मत समझ लेना जो कभी उड़ नहीं सकती। ये उड़ सकती है लेकिन जिस दिन उड़ेगी ना उस दिन राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएगा, और ऐसा हुआ भी है। चलिए खैर, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। राज्यपाल तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगला हमारा आपका सामना होगा नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी के बैच में, और वहां पर हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंडियन पॉलिटी को शुरू से पढ़ाने वाले हैं, यानी आरआरबी के लिए केवल, कि आरआरबी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना क्राइटेरिया आता है और कितना क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है और कैसे रिवीजन करना है। दैट्स इट।
और रेलवे में जितने भी एग्जाम आप तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर भी हम डिस्कस लेक्चर के साथ ही करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे इसी यूट्यूब चैनल पर, और आपके हार्दिक स्वागत के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।